हेलो एवरीवन, हेलो। फिर से स्वागत है आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल NRN ट्यूटोरियल में। आप जो अभी मेरे चेहरे पे गजब की मुस्कुराहट या फिर स्माइली या मुस्कान देख रहे हैं, इस मुस्कान की वजह केवल और केवल आप सब हैं। आपने जो मेरे पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार, इतना सारा लाइक और इतना सारा थम्सअप दिया, उस थम्सअप की मोटिवेशन से मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आपके बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2022 में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फलन f(x) बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के लिए अंतराल 0 to 1/2 में लाग्रांज मान प्रमेय की सत्यता जांच कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग से। एग्जाम कंडक्ट करने वालों को यदि क्वेश्चन पूछना होता है उस चैप्टर से, तो लाग्रांज बाबा ने जो थ्योरम दिया है उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। हम लोग पहले देख लेते हैं कि LMVT होता क्या है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। लाग्रांज बाबा ने बोलकर गया है क्या कि किसी भी फंक्शन f(x) के लिए, देखिए, किसी भी फंक्शन f(x) के लिए यदि x बिलोंग्स टू a to b में वो फंक्शन सातत्य है यानी कि कंटिन्यूअस है, और वही फंक्शन x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, यानी कि कोई फंक्शन यदि x बिलोंग्स टू a to b क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, सातत्य है, तथा सेम फंक्शन x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल में अवकलनीय है या फिर डेरिवेबल है, तो c बिलोंग्स टू a to b में कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है ताकि हमारे पास f डैश ऑफ c निकल के आता है क्या, f डैश ऑफ c बराबर हो जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। देखिए, होता क्या है, बहुत लोगों को LMVT लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में कुछ पूछा जाता है तो केवल इस फॉर्मूले को रट के रखते हैं, f डैश ऑफ c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पूरे प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या है? यदि कोई फंक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b में सातत्य है तथा x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, ओपन अंतराल में अवकलनीय है, तो c बिलोंग्स टू a to b के लिए कम से कम एक ऐसे c अस्तित्व में रहता है ताकि f डैश ऑफ c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको वैसे c की तलाश करना है जो इस इंटरवल में रहता है, c बिलोंग्स टू a to b में रहता है। समझे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट f ऑफ x बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 जहां x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। देखिए, इस क्वेश्चन की ब्यूटीफुलनेस, इस क्वेश्चन की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हम लोग इस दिए गए फंक्शन फलन को ओपन करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। देखिए, करते क्या है, पहले प्रोसेस को समझते हैं। इसको एक बार क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। निकालने के लिए जानते होंगे x क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x² के लिए क्या हो जाएगा 6x और 2x के लिए क्या हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग किया, dx पे पावर n बाई dx बराबर क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का प्रयोग किया, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश ऑफ c निकालेंगे। क्या करेंगे? f डैश ऑफ c इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। क्या क्या मैंने जहां जहां पे x है वहां पे मैंने c पटक दिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आते हैं हम लोग लाग्रांज बाबा पे। क्या होता है, अब LMVT के अनुसार लिख पाएंगे क्या, f डैश ऑफ c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। देखिए, b और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ से देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या, a बराबर क्या है 0,
और b बराबर क्या है 1/2। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, f ऑफ 1/2 निकालना है माइनस f ऑफ 0 निकालना है डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 0। f ऑफ 1/2 आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है ये है ना। तो क्या करेंगे 1/2 x क्यूब है ना, तो 1/2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 माइनस f ऑफ 0 कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको 0 निकल के आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके पास आएगा 1/8 माइनस 3/4 प्लस 1 और इस 2 को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, क्या इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 8 1 माइनस 4 2 जाते 6 प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया 8 प्लस 1 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3/8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3/4। एफ डैश ऑफ सी यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या, इसलिए एफ डैश ऑफ सी क्या आ गया निकल के आपके पास 3/4। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण सेकेंड फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर 3/4। इसको हम लोग इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। एक यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक निकल के आ रहा है, द्विघात समीकरण निकल के आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 3 होगा प्लस 5 इक्वल टू 4। देखिए क्या इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे श्रीधराचार्य बाबा को लाएंगे। श्रीधराचार्य बाबा क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम लोग लिख पाएंगे क्या लिख पाएंगे c बराबर माइनस बी, माइनस का 24 पहले से है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4ac 4a का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू कितना है 12। देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है, क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 576 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 240 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है देखते हैं। क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 576 माइनस 240 करते हैं तो आपके पास निकल के आता है 336 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं तोड़ के प्लस माइनस 4 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 24। 4 को मान ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 24। इसको कटा देते हैं तो आपके पास निकल के आया 6 प्लस माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से हम लोगों के पास c के दो वैल्यू आए। c एक आया क्या 6 प्लस रूट 21/6 रूट c पहला c क्या निकल के आया c बराबर 6 प्लस रूट 21/6 और दूसरा क्या आया 6 माइनस रूट 21/6। चेक करते हैं कि कौन सा c अपने काम का है। यदि हम इसको रूट 21 को अप्रॉक्स मान लेते हैं 4 पॉइंट समथिंग तो क्या हो जाता है 6 प्लस 4 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 6 10 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास लगभग जो आता है 5/3। 5/3 आपके इस वाले इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है, ए से बी वाले इंटरवल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का, ये हमारे इंटरवल में आता है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए c बराबर 6 माइनस रूट 21/6 के लिए एलिमेटिक लैग्रेंज माध्य प्रमेय की सत्यता सही है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सारणिक समथिंग बराबर समथिंग। ये क्वेश्चन
सारणी का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। यदि आप इसमें अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका पत्ता कट जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पत्ता ना कटे तो आप अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक रामबाण नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में केवल अपने दिमाग को चलाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है दिया गया है, LHS से सॉल्व करते हैं। LHS से सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, LHS साइड से सॉल्व करेंगे। LHS से क्या है, LHS में देखते हैं। देखिए यदि आपको कोई बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का कुछ ट्रिक होता है, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है। यदि आपसे कोई बोल रहा है तो यानी आपसे आपके साथ समझिए कि बहुत बड़ा ही गद्दारी किया जा रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन को किसी भी ट्रिक से मत क्या कीजिए, नहीं तो आप अटक जाइएगा। ट्रिक कब तक याद रहेगा, प्रोसेस को याद रखिए ना, प्रोसेस क्या कर रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। C+A है, A+B है, B+C है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखिए आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको लाना क्या है, क्या लाना है राइट हैंड साइड में आपको लाना है 2 टाइम्स ABC, BCA एंड CAB। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग कुछ इसमें जुगाड़ लगाते हैं। क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। एक बार देख करके देखते हैं क्या, C1 को एक बार हम लोग बदल देते हैं किसमें, C1 + C2 + C3 में। देखते हैं क्या होगा। इसमें इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, A + B + B + C + C + A, यानी कि ये बेसिकली आपको दे रहा है 2 टाइम्स A, 2A + 2B + 2C। उसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा 2 × A + B + C। ऐसा सभी के साथ होगा, B + C, C + A + A + B कीजिएगा तो फिर आपके पास निकल आएगा A + B + B + C + C + 2 × A + B + C। बाकी बात जो स्तंभ बचे हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। A + B, C + A, A + B, B + C, ये आपके पास आया। देखते हैं इन सबों में से हम लोग, देखिए इस स्तंभ में सबके पास 2 है तो हम लोग 2 को बाहर ले लेते हैं। 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट सारणी के निकल के आता है A + B + C, A + B + C, A + B + C। और ये क्या हो गया, इसके साथ तो कोई छेड़खानी करना ही नहीं है। A + B, C + A, A + B, B + C। अब थोड़ा अपना भेजा फिर से लगाना पड़ेगा। एक बार C2 में से C1 को घटाते हैं, एक बार C3 में से भी C1 को घटाएंगे। देखिए क्या करते हैं, C2 को कर देते हैं C2 - C1 और C3 को साथ ही साथ कर देंगे C3 - C1। यानी कि स्तंभ, दूसरा स्तंभ में हम पहले स्तंभ को घटा रहे हैं और तीसरे स्तंभ में भी पहले स्तंभ को घटाएंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, पहले स्तंभ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्तंभ के साथ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम अभी। देखिए A + B + C, देखिए B + C में घटाएंगे A + B + C तो क्या निकल के आएगा, B + C - A - B - C, तो यहाँ से निकल के आएगा -A। C + A में इसको घटाएंगे A + B + C को तो निकल के आएगा -B। C A + B में घटाएंगे A + B + C को, निकल के आएगा -C। इसमें फिर से इसको कर रहे हैं C3 में, C1 को घटा रहे हैं तो निकल के आएगा, यहाँ से C + A में घटाएंगे इसको तो निकल के आएगा -B, यहाँ से निकल के आएगा -C, यहाँ से निकल के आएगा क्या, -A। देखिए इसमें सब के साथ माइनस है, इसमें भी सब के साथ माइनस है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप दोनों में से -1 कॉमन ले रहे हैं इंटू -1। तो देखिए आपके पास क्या निकल के आएगा, A + B + C, A + B + C, A + B + C, ये आया। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है -1 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या आपके पास A B C, यहाँ पे बचा B C A। अब देखिए क्या होता है, इसको फिर से यहाँ से लिख लेते हैं अच्छे से। 2 × -1 × -1 आपको दे देगा 2,
सारणिक आपके पास हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, पहला स्तंभ यह हो गया। दूसरे स्तंभ में है आपके पास a b c, तीसरे स्तंभ में है आपके पास b c a। अभी भी कुछ नहीं काम बना है। अब फिर से हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, करना क्या चाहिए। देखिए क्या करते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2 माइनस C3। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी में घटा रहे हैं माइनस ए माइनस बी, हम लोग बेसिकली इसको जोड़ भी रहे हैं। यदि हम ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी को घटाएगा किस में, ए प्लस बी प्लस सी में, तो ए प्लस बी निकल के चला जाएगा, बचेगा आपके पास केवल और केवल सी। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास ए, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास बी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी में घटाएंगे सी प्लस ए, तो क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। और इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है, बी सी ए। अब देखिए कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा है। अब इसमें थोड़ा और काम कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए पहले स्तंभ में आपके पास क्या है प्रूफ करना, ए बी सी। तो आपको दिख रहा है क्या, दूसरे स्तंभ में ए बी सी दिख रहा है ना। तो आप क्या करो, C2 को C1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ, C2 के साथ। देखते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स C1 की जगह पे C2 को रख देते हैं, क्या हो जाएगा A B C। इसमें क्या हो जाएगा C A B। इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं, B C A, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। आपको सेकंड कॉलम में, सेकंड जो स्तंभ है आपके पास, उसमें क्या है बी सी ए, और यहाँ पे थर्ड कॉलम है। तो फिर से क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, क्या C2 को इंटरचेंज कर लेंगे किसके साथ, C3 के साथ। तो आपके पास जो आएगा डाटा वो फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा, वो प्रूफ। पहले स्तंभ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं करना है ए बी सी। दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ की जगह पर रखिए, और तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह पर रखिए। तो आपके पास निकल के आएगा बी सी ए सी ए बी। क्या कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था, हाँ लग तो रहा है ऐसा ही प्रूफ करना था। लिखेंगे हैंस, हैंस या फिर अतः लिखिए, हिंदी वालों अतः लिखिए, हैंस अतः LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। यानी कि हम लोगों ने जो अंतर पंटर लगाया वो सही लगाया है। समझिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, केवल और केवल जुगाड़ लगाना पड़ता है। और आप लोगों के पास तो इतना भगवान ने दे दिया है कि आप ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड करते हैं क्वेश्चन। अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण गण। देखिए ये सवाल है रैखिक प्रोग्रामन का, LPP का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल है। सच्चाई बताएं इस सवाल का, बच्चे इस सवाल को देखकर छोड़ देते हैं। जब बच्चे सवाल छोड़ के आते हैं तो सच में दिल से बुरा लगता है। सवाल को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सवाल वैसे रैखिक प्रोग्रामिंग जो चैप्टर, रैखिक प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर है, बेसिकली 1 घंटे का चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ द क्लास 12th इज द ओनली वन चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये सवाल भी उसी सवाल छोड़ के आते हैं। इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि ये तो डायरेक्टली दे दिया शब्दों में लिख कर कि अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण करें, कुछ ऐसे टाइप का दे दिया। एक सवाल पूछने का और भी तरीका होता है, वो होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी कि वो एक बहुत बड़ा सा लैंग्वेज देता है, उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, ये डाटा खुद से तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जितना काम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करेंगे उतना ही काम उसमें भी करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, यदि वैसा भी आ जाता है तो हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्या ये डाटा लिखना पड़ता है। तो देखते हैं पहले सवाल को हम लोग, सवाल है क्या। सवाल इसमें कुछ टर्म होता है, इस सवाल में कुछ टर्म होता है। जैसे जब यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है z बराबर 5x + 3y, इस वाले समीकरण को हम लोग बोलते हैं उद्देशीय फलन। क्या बोलते हैं, उद्देशीय फलन।
और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को क्या करना पड़ता है, या तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना पड़ता है। जेड बराबर जो समथिंग आपको दिया रहता है सवाल में, उसी को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण करना होता है। इसको क्या बोलते हैं जी? उद्देश्य फलन। इस वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन। और इसी को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना पड़ता है। और साथ ही साथ वो कुछ असमीकाएं देती है, प्रॉब्लम में कुछ आपके पास असमीकाएं रहती है, उसको बोलते हैं अवरोध। क्या बोलते हैं? अवरोध बोलते हैं या फिर व्यवरोध। कांस्टेंट, देखिए ये सारे जो असमीकाएं हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवरोध बोलिए या फिर अवरोध बोलिए, दोनों सेम चीज है। देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है। यहाँ पर जो आप लोग असमीका देख रहे हैं, असमीका से आपको डरना नहीं है। आपने क्लास 10th में ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ की विधि से समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया है ना? हाँ किया है। तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है। देखिए सवाल सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं सवाल को सॉल्व, वो देखिए। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए पहला असमीका को उठाइए आप। क्या है आपके पास? 3x, जो भी अवरोध में दिया रहता है ना, उसको पहले आप उठाओ। क्या है? 3x + 5y लेस देन और इक्वल टू 15। आपको डरना नहीं है, इस असमीका को देख के डरना नहीं है। आप केवल और केवल क्या करो, 3x + असमीका को हटा के एक समीकरण बना लो, 3x + 5y = 15। आप बोलोगे भैया ये हम क्यों करेंगे, ये जो सवाल दिया ये गलत दिया क्या? नहीं, इसका भी प्रयोग है, आगे हम देखेंगे इसका प्रयोग क्या है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इस समीकरण के तहत हम लोग एक सारणी बना लेते हैं x और y का सारणी बना लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y का वैल्यू होगा। देखते हैं, सॉरी, इस समीकरण में हम लोग पहले x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको y का मान निकलेगा 3। क्या निकलेगा? 3। x का मान 0। एक बार करते हैं क्या, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकल के आएगा? 5। ठीक है, पहले और समीकरणों के प्रयोग से मैंने इस डाटा को लिया। सारणी क्यों बना रहे हैं जी? क्योंकि हमें ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ग्राफ का प्रयोग करना पड़ता है। आलेखीय विधि इसको बोलते हैं, ग्राफीय विधि। उसके मदद से हम लोग इस सवाल को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करते हैं और दूसरे असमीका को उठाते हैं। दूसरा असमीका क्या है? क्या है जी? 5x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10। 5x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ से भी हम लोग वही काम करेंगे, असमीका हटा देंगे। 5x + 2y = क्या हो गया? 10। ये आपका समीकरण 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए फिर से सारणी बनाते हैं। ये सब काम आपने क्लास 10th में किया है, जम के किया है, बहुत दिनों तक यही काम किया है क्लास 10th में, एकदम टाइम पास किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y। भैया क्लास 10th का सवाल 12th में पूछ रहा है, तो इस सवाल को छोड़ के आना ही बहुत बड़ी पाप है। क्लास 10th का सवाल 12th में ही पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, और y का मान y का मान 0 रखेंगे, x का मान क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों सारणी के मदद से एक ग्राफ खींच लेते हैं। क्या कर लेंगे? एक ग्राफ खींच लेंगे। x = 0, y = 3। कहाँ पे आएगा पॉइंट? यहाँ पर। इसको नाम रख लेते हैं 1, पॉइंट A। इसके निर्देशांक क्या होंगे? x को 0, 3। ठीक है, आगे x बराबर क्या है? 5, y = 0। x = 5, y = 0। इसको नाम रख लेते हैं बिंदु, इसका नाम रख लेते हैं B। इसके निर्देशांक है क्या? 5, 0। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? ये है 5। क्या है? ये 5 है, 5, 0। दूसरे समीकरण के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे? x = 0 है, x बराबर क्या है? 0, और y बराबर क्या है? 5। x बराबर है 0, y बराबर 5 है। यहाँ पे आ जाइए, x बराबर आपको मिल गया क्या? 0। इसका नाम रख लेते हैं C। ये क्या हो गया? 0, 5। दूसरा में क्या है? x = 2 और y = 0। x = 2 है और y = 0 है। यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं हम लोग क्या? D। D आपको क्या दे दिया? 2, 0। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। पहले वाले समीकरण के अनुसार जो हम लोगों को मिला है A और B, इसको क्या करेंगे हम लोग? मिलाते हैं। मिलाने के बाद यह एक रैखिक समीकरण है, तो एक सीधी रेखा आपको मिलेगी। हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिल गई। उसके बाद फिर से हम लोग इसको C और D को मिलाते हैं। तो देखिए C और D को मिलाने के बाद आपको क्या नजर आएगा? देखिए C को आपके पास कुछ इस टाइप के ग्राफ आएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए असमीका का क्या प्रयोग है। असमीका का क्या प्रयोग है? ये जो है ना
प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ई। आप जानते हैं कि जब दो रैखिक समीकरण को हल करते हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, तो यदि हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही एक्स और वाई का वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रफ में आप क्या करोगे, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू निकल के आता है 20/19 और y का वैल्यू निकल के आता है 45/19। कैसे क्या सॉल्व, कैसे उसका वैल्यू रखा, कैसे देख लेते हैं। इस दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक सॉल्यूशन निकल के आएगा x और y का, उसी का मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, आपको ये वाला काम रफ पे करना है, रफ पे करना है आपको ये वाला काम। ठीक है, अब देखिए असमीका का क्या प्रयोग है। पहली वाली समीकरण ये है ना, पहली वाली समीकरण का ग्राफ ये है। इसमें देखो कि हमारे काम का कौन सा रीजन है। हम लोग को सुसंगत क्षेत्र चाहिए। कौन सा क्षेत्र चाहिए, सुसंगत क्षेत्र। तो हम लोग चेक करते हैं, इस असमीका के प्रयोग से चेक करते हैं कि हमारे काम का कौन सा ग्राफ के नीचे वाला पार्ट हमारे काम का है कि ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट हमारे काम का है, और उस पार्ट को बोलते हैं क्या, सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र या फिर फिजिबल रीजन। ठीक है, देखिए चेक कैसे करते हैं। आप क्या करो, इस वाले असमीका में मूल बिंदु को रखो। मूल बिंदु को रखने के बाद यदि वैल्यू सत्य देता है तो ग्राफ अपने काम का जो रीजन होगा, अपने काम का जो पार्ट होगा वो ग्राफ के नीचे वाला पार्ट होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मूल बिंदु को रखते हैं सेटिस्फाई चेक करने के लिए कि हमारे काम का कौन सा पार्ट है, ग्राफ के नीचे वाला पार्ट है कि ग्राफ के ऊपर वाला। ठीक है, मूल बिंदु को रखिए इसमें 3x + 5, 3 × 0 0 + 5 × 0 0, 0 + 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15। क्या यह सत्य है? हाँ यह सत्य है। तो हमारे काम का कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट हमारे काम का आ गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्राफ, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेंसिल लेके जाएंगे, स्केल लेके जाएंगे मैथ के पेपर के दिन, तो हम लोग ग्राफ बना पाएंगे। वहां पे आपको ग्राफ जो है ना वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। इसको चेक कर लिए, चेक करना सीखे। कैसे चेक करते हैं, दिए गए असमीका में मूल बिंदु को रखते हैं। यदि मूल बिंदु सत्य वैल्यू देता है तो ग्राफ के नीचे वाला पार्ट अपने काम का होता है जो कि सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। यदि ये असत्य होता, यदि ये आ जाता 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट अपने काम का होता और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देते, छायांकित कर देते हैं। सेम काम करते हैं इस वाले ग्राफ के लिए। कौन सा पार्ट अपने काम का आएगा, इसमें क्या करेंगे, 0 0 रखेंगे, मूल बिंदु को रखेंगे तो हमारे पास 0 इज लेस देन 10 आएगा जो कि सत्य है। तो ये इसमें भी हमारे काम का कौन सा पार्ट आ गया, ग्राफ के नीचे वाला पार्ट हमारे काम का आ गया। अब देखिए, क्या हमको ये पूरा संसार वाला वैल्यू नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और भी कुछ लिखा, x 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है और y भी 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। यानी कि इसमें देखिए x का वैल्यू हम लोग केवल वही लेंगे जो 0 से बड़ा, यानी कि इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेंगे। ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का पार्ट लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही पार्ट हम लोग लेंगे। x का इधर वाला वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और y में भी सेम कंडीशन है, y जो है x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ नहीं लेंगे। y कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे ऊपर, यहाँ से लेके ऊपर, और x लेंगे यहाँ से इधर। तो हमारे काम का कौन सा पार्ट आया जो दोनों में कॉमन है, तो वो वाला अपने काम का आ गया। देखिए कौन सा आया, वो मैं छायांकित करके आपको बता देता हूँ कौन सा आया। देखिए अपने काम का ग्राफ आया ये वाला, केवल ये इतना काम क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए, आप कोई एक बहुभुज बन रहा है, उसको बोलते हैं एक बहुभुज बन रहा है। यहाँ पर 4 बिंदु है। ये तो A है 0,3 और B है, सॉरी 0 ओरिजिन है, O 0,0, D है 2,0, E है 20/19, 45/19। अब यही जो बिंदु निकला कोणीय बिंदु, इसको बोलते हैं क्या, कोणीय बिंदु। इसी कोणीय बिंदु के मदद से हम लोग क्या करते हैं, Z का मान निकल। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस चारों कोणीय बिंदु के संगत, ये जो 4 कोणीय बिंदु आपको दिख रहा है, इस कोणीय बिंदु के संगत Z का मान रखते हैं। Z का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले A को रखते हैं। A के लिए Z का मान रखेंगे तो 5 × 0 0 + 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9। फिर ओरिजिन को रखेंगे तो Z बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम D को रखेंगे, D है क्या, D का निशान क्या है 2,0, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 0, तो Z बराबर क्या निकल के आएगा, 5 × 2 10 + 3 × 0 10।
और जेड क्या रखेंगे यहाँ पर, ई के लिए जेड बराबर क्या आ जाएगा, 20/19 का 45/19 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आता है 12.7/19। यहाँ से हम लोग देख पाते हैं क्या, इस सारणी को देखने के बाद पता चलता है क्या, जेड बराबर 12.7/19 अधिकतम मान बिंदु ए 20/19, 45/19 तथा जेड बराबर 0 न्यूनतम मान बिंदु ओ के संगत है। एक बार हम लोग इस सवाल को रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए सवाल में हम लोगों को करना क्या पड़ता है, जेड बराबर समथिंग दिया रहता है, उसको क्या करना पड़ता है, या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या फिर मिनिमाइज करना पड़ता है। आपको कुछ कांस्टेंट दिए रहते हैं जिसको हम लोग व्यवरोध बोलते हैं। इस कांस्टेंट और समीकरणों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं। समीकरण लिख कर हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। पहले समीकरण के अनुसार जो ग्राफ हुआ ये, दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ आपका ये वाला आता है। ठीक है, अब देखिए हमें देखना होता है कि ग्राफ का नीचे वाला पार्ट हमारे काम का है कि ग्राफ के ऊपर वाला पार्ट हमारे काम का है। ऐसा कैसे देखते हैं, जो इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, सुसंगत क्षेत्र, यानी कि हमें सुसंगत क्षेत्र को पहचानना होता है। सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, देखिए अब हम लोग असमीका का प्रयोग करते हैं। असमीका ये है ना, पहले वाले असमीका में आप लोग क्या करो, चेक करने के लिए कि ग्राफ का नीचे वाला पार्ट मेरे काम का है कि ऊपर वाला मेरे काम का है, चेक करो क्या इसमें, इस वाले असमीका में मूल बिंदु रख दो। मूल बिंदु रखने के बाद आप देखोगे क्या, 0 0 रखोगे इसमें तो 3 × 0 0 प्लस 5 × 0 क्या हो गया, 0 0 प्लस 0 0 और 0 इज लेस देन 15। क्या यह सत्य है, हाँ यह सत्य है। तो सत्य है तो हमारे काम का कौन सा आ गया, 0, ये ग्राफ के नीचे वाला मेरे काम का। और दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे समीकरण के लिए रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे, इस वाले असमीका में रखेंगे यदि हम 0 0 तो ये भी क्या देता है, सत्य देता है। तो यानी कि दोनों ग्राफ के लिए, ग्राफ का नीचे वाला, दोनों लाइन के लिए ग्राफ के नीचे वाला पार्ट हमारे काम का है और दोनों के लिए हमारे काम का है। और इसमें x > 0 y > 0 की जो जब बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू लेंगे इधर और यहाँ से लेके उधर। इस दोनों में जो कॉमन पार्ट आता है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोणीय बिंदु को लेते हैं और उस कोणीय बिंदु के संगत क्या करते हैं, जेड का मान निकाल लेते हैं। वहाँ से हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है कि जेड का मैक्सिमम मान क्या है और मिनिमम मान क्या है। तो उसके संगत हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु को लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।